नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात कर रहे हैं कृषि की। यानी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत है। आखेट भोजन संग्रहण और पशुपालन के बाद में आदि मानव ने कृषि को अपनाया, क्योंकि आखेट से जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, तो भोजन संग्रहण वगैरह से पूर्ति नहीं हुई, तो पशुचारण का कार्य किया। पशुचारण भी दो प्रकार से उन्होंने किया। एक तो चलवासी पशुचारण, और फिर एक जगह रोक कर जब चलवासी पशुचारण के चारागाह समाप्त होने लगे, तो एक जगह पशुओं को रोककर वो चराई करवाने लगे और व्यापार के उद्देश्य से करने लगे। अब वो पशुओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन फसलों का एक बहुउद्देशीय उपयोग के लिए उन्होंने कृषि का कार्य अपनाया, यानी एग्रीकल्चर। कृषि होती क्या है, तो इस कृषि के बारे में अपन ये पढ़ रहे हैं कि खेतों को जोतने और फसल उगाने की क्रिया ही कृषि कहलाती है। इनके खेतों की अपन बुआई जुताई करवा कर वहां पर बीज डालते हैं और वो फसल का उगाती है, वही कृषि कहलाती है। अब विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि का प्रचलन है कि संपूर्ण विश्व में अपने जलवायु के आधार पर, जैसे कटिबंधों की बात करें तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ये तीन कटिबंध होते हैं। तो उधर उन कटिबंधों में मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है। तो पूरे विश्व में 8-9 प्रकार से फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं पहले प्रकार का, कि पहले प्रकार की कृषि है वो किस प्रकार की है। तो पहली है निर्वन कृषि। निर्वन कृषि। निर्वन कृषि, यानी ये निर्वन कृषि क्या है? निर्वाह के लिए, यानी मानव द्वारा अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती है वो ही निर्वन कृषि कहलाती है। क्योंकि मानव की आवश्यकताएं है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव भी भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि के स्वरूपों को अपनाता है। तो निर्वन कृषि यानी निर्भर, यानी निर्भर, मानव अपनी आजीविका के लिए जिस कृषि के ऊपर निर्भर होता है वो निर्वन कृषि कहलाती है। ये कृषि दो प्रकार की होती है, यानी इसमें पहला पॉइंट निर्वन कृषि आ गई, और ये कृषि दो प्रकार की है। तो पहली कृषि आ जाती है इसमें आदिकालीन। आदिकालीन निर्वन कृषि। आदिकालीन निर्वन कृषि यानी आदि मानव जिस कृषि के ऊपर निर्भर रहता था वो आदिकालीन निर्वन कृषि कहलाती है। तो आदिमानव द्वारा भी फिर जब अलग विकास हुआ है, तो वो कृषि के स्वरूप में उसने परिवर्तन किया है। तो आदिकालीन निर्वन कृषि होती क्या है समझना। इस प्रकार की कृषि आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है, और ये लोग ये कृषि उन क्षेत्रों में करते हैं जहां पर कृषि का अभाव होता है या भूमि का अभाव होता है। तो ये लोग जंगली क्षेत्रों में कृषि करते हैं, यानी जंगलों के अंदर पेड़ पौधों को काटते हैं। पेड़ पौधों को काटा जाता है, काट कर जलाना। ये क्या करते हैं कि जंगलों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पेड़ पौधे जो होते हैं ना उन्हें काट लेते हैं। काटने के बाद में उसे जलाते हैं, और जब वो वहां पर राख हो जाती है उसमें बीज डाल देते हैं, और जब वो बीज वर्षा होती है तो वहां पर फसल उगाती है। ये आदिकालीन निर्वन कृषि कहते हैं। इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि, या इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। झूम या झूमिंग कृषि भी कहते हैं, या झूम कृषि भी कहते हैं इसे। इन पेड़ों को काटा जाता है, इसलिए इसे कर्तन कृषि के नाम से भी कहते हैं, या श्लेष कृषि भी कहते हैं। कर्तन या श्लेष कृषि भी कहा जाता है। इसे जलाया जाता है तो इसे बर्न कृषि कहते हैं, या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यानी आदिवासी लोगों के द्वारा जंगली क्षेत्रों में पेड़ पौधों को काटकर उन्हें जलाया जाता है, और जब उसकी राख होती है वहां पर बीज डाल दिए जाते हैं, और वहां पर वो फसल उगाती है। जब पेड़ों को काटते हैं तो इसे कर्तन और दहन के नाम से जानते हैं। जब उसने पेड़ पौधों को जलाया जाता है तो उन्हें श्लेष और बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थान बदल बदल कर कृषि किए जाते हैं। अब कैसे करते हैं सुनिए इसे, कि जब एक जगह ये 2-3 वर्षों तक खेती करते हैं, 2 से 3 वर्ष तक वहां पर खेती करते हैं, क्योंकि इनके पास खाद वगैरह डालने की व्यवस्था नहीं होती है। जब खाद डालने की व्यवस्था नहीं होती है तो उस कृषि का उपजाऊपन कम हो जाता है, फसल का ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में वे लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ते हैं और दूसरे क्षेत्र पर जाएंगे। वहां पर भी क्या करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, उन्हें जलाएंगे और फिर बीज डालेंगे, फिर वो पौधे उगाएंगे। ये क्रिया वो स्थान बदल बदल कर करते हैं।
फिर 2-3 वर्षों बाद में तीसरे स्थान पर, फिर चौथे स्थान पर, फिर पांचवें स्थान पर, ऐसे घूम फिर कर वो कार्य करते हैं। इस कारण इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और पहले वाले स्थान पे वापस वो पेड़ पौधे उगाते हैं। तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और इसी कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे जूमिंग का नाम लिया तो उत्तरी पूर्वी जो एशिया है, उत्तरी पूर्वी एशिया में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। कौन सी कृषि को? ये जो स्थानांतरित कृषि है उसे उत्तरी जो पूर्वी एशिया है उन क्षेत्रों के अंदर, दक्षिण पूर्वी उत्तरी पूर्वी एशिया वाला जो भाग है उन क्षेत्रों में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। उत्तरी की बजाय दक्षिणी पूर्वी एशिया इसमें ज्यादा, इस क्षेत्र में ज्यादा कृषि होती है। उत्तरी में भी होती है लेकिन वहां पर कम होती है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में इसे झूमिंग कहा जाता है। इसके अलावा एशियाई भाग इंडोनेशिया और मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं। इसी स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी जो अपने अमेरिका तथा मैक्सिको, इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्रों में इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि दक्षिण पूर्वी जो एशिया वाला जो क्षेत्र है उस दक्षिण पूर्वी एशिया वाले क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तथा मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तथा अमेरिका वगैरह और मलेशिया वाला, अमेरिका और मिल्पा वाला जो मैक्सिको वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसे मिल्पा के नाम से, इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग के नाम से और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना पहचाना जाता है। प्रकार उसका एक ही है, घूम फिर कर पेड़ पौधों को काटना और उन्हें जलाना, ये इसकी प्रक्रिया है। लेकिन अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे श्रीलंका हो गई, श्रीलंका है, श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जानते हैं। चेना। जैसे अपना दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान में इसे वालरा के नाम से जानते हैं। ऐसे इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये कृषि हो गई आपकी स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, झूम कृषि, श्लेष या वर्ण कृषि, कर्तन या दहन कृषि, या अपन इसे कह सकते हैं आदिकालीन निर्वहन कृषि। ठीक है। इसके बाद में इसका दूसरा प्रकार है निर्वहन कृषि का। ये पहला प्रकार है। और दूसरा प्रकार आ जाता है इसके अंतर्गत गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि यानी दूसरा प्रकार क्या है? गहन निर्वहन कृषि का है। अब गहन निर्वहन कृषि, इसको देखना है कि गहन निर्वहन कृषि, यह गहन निर्वहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है और विशेषकर एशिया महाद्वीप के क्षेत्रों में की जाती है जहां पर क्षेत्रफल तो कम है और जनसंख्या ज्यादा। भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया वाले जो क्षेत्र है उन भागों में यह कृषि की जाती है। यानी गहन, ज्यादा, कम क्षेत्र के फल के ऊपर अधिक कृषि की जाती है। भारत, पाकिस्तान, आपका चीन वगैरह हो गया, रूस, मलेशिया वाले क्षेत्रों में ये आते हैं जहां पर क्षेत्रफल कम होता है और जनसंख्या ज्यादा होती है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए कम क्षेत्रफल के ऊपर अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसल दो प्रकार की होती है। ये कृषि, एक प्रकार हो गया इसका चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि यानी इस फसल के अंतर्गत चावल की फसल को विशेष महत्व दिया जाता है। ये जो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि है इसमें चावल की फसल को विशेष महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चावल की फसल है ना वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर होती है और बाकी की जो फसल होती है वो फसलों का उत्पादन होता है लेकिन कम होता है। तो अब देखो विश्व के क्षेत्र ज्यादातर अति शीत और अति गर्म प्रदेश वाले हैं, उन क्षेत्रों में ज्यादा चावल खाया जाता है। तो उन क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर इसी का उत्पादन होता है। जैसे भारत के जितने भी तटीय जो क्षेत्र है उन तटीय क्षेत्रों पर चावल का उत्पादन होता है। भारत के पूर्वी राज्यों में होता है। भारत के जो मध्य राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार है विशेषकर, वहां पर ज्यादा चावल खाया जाता है। तो उस क्षेत्रों में ज्यादातर चावल की फसल, पंजाब, हरियाणा हो गया, इन क्षेत्रों में चावल की ज्यादा फसल बोई जाती है। तो यानी कि जो चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि है
इसमें चावल की फसल को विशेष महत्व दिया जाता है और बाकी की फसल छोटे-छोटे गौण क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। इसके अलावा दूसरा प्रकार है चावल विहीन चावल विहीन गहन निर्वन कृषि। चावल विहीन गहन निर्वन कृषि यानी ये जो कृषि का प्रकार है चावल विहीन या चावल रहित भी कह सकते हैं, यानी कि इस फसल के अंदर चावल की फसल को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आ जाती है, गेहूं हो गया और जो जो मुख्य फसल है सोयाबीन, इन फसलों को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर चावल के बजाय गेहूं, जौ और सोयाबीन की जो फसल है वो फसल ज्यादा उत्पादित की जाती है। ये फसल भारत के मध्य भागों में या अमेरिका, अपने जो एशियाई जो देश है या विश्व के जो मध्य भाग आ जाते हैं, कौन से भाग, शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों में ज्यादातर इस फसल को अधिक बोया जाता है। शीत कटिबंध वाले में चावल वगैरह ज्यादा हो जाता है, उष्ण कटिबंधीय में चावल हो जाता है, तो वो तो चावल प्रधान गहन निर्भर कृषि वाले क्षेत्र आ जाते हैं। और जैसे चावल विहीन जो कृषि होती है, गेहूं, जौ, सोयाबीन वगैरह, ये मध्य विश्व के जो देश है उनमें ज्यादातर इसे बोया जाता है। तो इस प्रकार से निर्भर कृषि हो गई, क्योंकि निर्भर कृषि में ज्यादातर क्या होता है, मानव अपने आजीविका के लिए, देखो इसमें एक सबसे बड़ी चीज एक और ये भी आ रही है कि ये व्यापारिक फसलों की श्रेणी में नहीं आते। इसमें जो भी फसलें जो बोई जाती है वो व्यापारिक फसलों की श्रेणी में नहीं आती, सिर्फ खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि विश्व के अंदर मानव जिन फसलों को खाता है वो फसलें इस एक प्रकार के जो आपके फसल की अपन बात कर रहे हैं निर्वन कृषि की, उस कृषि के अंतर्गत खाने वाली फसलों को ज्यादा बोया जाता है, खाद्यान्न फसलें इसमें ज्यादा बोई जाती है। क्यों? क्योंकि मानव की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में अगर देखा जाता है तो चावल आता है, गेहूं आता है, जौ आता है, सोयाबीन आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, ऐसी फसलें इसमें ज्यादा बोई जाती है। और बाकी की कृषि के आगे अपन प्रकार पढ़ेंगे, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारिक फसलों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले केवल खाद्यान्न फसलों को महत्व दिया गया है, इस कारण से निर्वन कृषि। अब खाद्यान्न फसलों में भी आदिकालीन यानी कि आदिमानव द्वारा जो फसल कृषि की जाती थी वो शामिल है, तथा आधुनिक मानव दो फसल का उत्पादन करता है वो इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से कृषि का एक रूप हो गया आपका निर्वन कृषि। कृषि का दूसरा रूप पढ़ रहे हैं अपन, बी पॉइंट, रोपण कृषि। रोपण कृषि। अब ये देखो रोपण कृषि होती क्या है, साफ दिख रहा है, रोपण कृषि, कृषि तो हो रही है लेकिन उसे रोपा जा रहा है, इसका मतलब साफ है। इस प्रकार की जो कृषि होती है, इस प्रकार की कृषि में पहले उसकी पौध तैयार की जाती है, पहले पौध तैयार होगी और उसके बाद में इस फसल की बुआई की जाती है या उसको बोया जाता है। तो इसमें ज्यादातर अपन देखेंगे कि जैसे चावल है, चावल रोपण कृषि का एक उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है। क्यों? क्योंकि चावल को खेतों में बोने से पहले उसे नर्सरी में तैयार किया जाता है और नर्सरी में भी उसे 40 दिन तक लगभग नर्सरी में तैयार करते हैं चावल की पौध को, और उधर खेत तैयार होते रहते हैं, उधर खेत तैयार होते रहते हैं, कहां पर, 40 दिन तक। और जब खेत तैयार हो जाते हैं, खेतों में पानी सोखने की क्षमता जब समाप्त हो जाती है, दलदली भाग बन जाता है, तब नर्सरी से ये पौध लाकर सीधे खेतों में लगा दी जाती है। तो चावल पौध रोपण विधि का एक सबसे उदाहरण या रोपण कृषि का एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब देखो आते हैं रोपण कृषि के ऊपर की रोपण कृषि होती क्या है। यानी कि विशेषकर रोपण कृषि ज्यादातर विदेशों के द्वारा और विशेषकर यूरोपीय देशों के द्वारा एशियाई देश या अन्य क्षेत्रों में इसे लगाया गया है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस के द्वारा कॉफी के बागान लगाए गए हैं, या अपन ये कहें कि यूरोपीय देशों के द्वारा ब्राजील के अंदर कॉफी के बागान लगाए गए, और उन कॉफी के बागानों को, कॉफी के जो बागान लगाए गए हैं ब्राजील में, उन्हें फजेंडा कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, फजेंडा। कहां पर कहते हैं, ब्राजील में। आज महत्वपूर्ण प्रश्न भी ये बन जाता है, छोटा प्रश्न आता है कि कॉफी के बागान ब्राजील में किस नाम से जाने जाते हैं, तो उसे फजेंडा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेनी, भारत हो गया, अपने श्रीलंका हो गई, इन क्षेत्रों में चाय के बागान लगाए हैं। जैसे फिलीपींस वगैरह में नारियल के बागान लगाए, ब्रिटेन के लोगों ने नारियल के बागान लगाए हैं। इस प्रकार से आपके फ्रांस के लोगों के द्वारा भी विश्व के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कॉफी के बागान लगाए गए हैं। तो ये सारे के सारे रोपण कृषि के उदाहरण आते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कृषियां क्या हैं, रोपण। चाय, कॉफी हो गई, नारियल हो गया, आपका गन्ना हो गया, गन्ने के बागान भी लगाए गए हैं,
कॉफी हो गई, ये सारे रोपण कृषि के उदाहरण आते हैं, चावल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये कृषि काफी ज्यादा पूंजी प्रधान होती है। तो इस कृषि में जो ये रोपण कृषि आ गई, ये रोपण कृषि काफी ज्यादा पूंजी चाहिए इन्हें। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले या तो बड़े विशाल खेत तैयार किए जाते हैं या बड़े बागान इसके लिए तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे में ये पूंजी प्रधान कृषि कहलाती है। इसके लिए क्या किया जाता है? बड़े विशाल खेत पहले तैयार किए जाते हैं। वहां पर भिन्न-भिन्न प्रकार के बागान लगाने के लिए मजदूर, श्रमिक, मशीनरी इनकी आवश्यकता होती है। एक बार में काफी बड़े विशाल पैमाने पर ये जैसे चाय है, चाय के बड़े बागान एक साथ लगा दिए जाते हैं, कॉफी के हो गए, नारियल के हो गए, इन सब के विशाल बागान एक बार लगा दिए जाते हैं, फिर लंबे समय तक ये चलते हैं। जैसे-जैसे पौधे नष्ट होते जाते हैं, नए पौधे वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिकरण के लिए परिवहन सबसे इसमें अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवहन जो है ना बाजार को इन बागानों से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो रोपण कृषि है, ये एक फसल का व्यापारिक फसल का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है, जो काफी ज्यादा पूंजी प्रधान कृषि भी है कहलाती है और विस्तृत पैमाने पर इस कृषि का विकास किया जाता है। जो विशेषकर यूरोपीय देशों के द्वारा विश्व के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में और विशेषकर एशिया महाद्वीप के देशों में ज्यादातर इसे लगाया गया है। तो पूंजी प्रधान कृषि होने के कारण या एक व्यापारिक कृषि है ये, क्योंकि पूंजी प्रधान तो है ही, पहले इसमें पूंजी ज्यादा लगानी होती है, लेकिन इसके व्यापार के उद्देश्य से देखा जाता है तो इससे मुनाफा भी ज्यादा होता है। तो एक प्रमुख व्यापारिक फसलों की श्रेणी में भी इसे गिना जाता है। इस प्रकार से अपना एक आदिकाल निर्वहन कृषि हो गया और दूसरा हो गया रोपण कृषि। इसके बाद में कृषि के को लगभग 8-9 भागों में बांटा गया है। तो आगामी कृषि के प्रकार पढ़ने के लिए आप चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।